ओके, गुड आफ्टरनून। आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम डेप्रिसिएशन का। बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में ही आता है ये भी। इसके अंदर मैं मेन पॉइंट सारे बताती हूँ। छोटा सा चैप्टर है, लेट्स कंप्लीट इट फास्ट। फर्स्टली डेप्रिसिएशन जो है उन्हीं एसेट्स पे अप्लाई की जाती है जो कैपिटल एसेट्स होते हैं, उन्हीं के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है। और एसेट जो है ओन्ड बाय असेसी होना चाहिए। अगर उसने हायर करके वो एसेट यूज कर रहा है तो वो डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम कर सकता है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। देन एसेट अगर 180 डेज से ज्यादा के लिए यूज हो रहा है तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी। हमने किया हुआ है वैसे पिछले चैप्टर में। और अगर लेस देन 180 डेज के लिए यूज हो रहा है तो आधे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी। देन एसेट जो है बिजनेस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए, अपने पर्सनल पर्पस के लिए नहीं यूज होना चाहिए, तो ही डेप्रिसिएशन अलाउड होगी टू बी डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर इसके लिए कई बार प्लांट एंड मशीनरी कई कंपनीज जो होती हैं वो एज अ स्टैंड बाय प्लांट एंड मशीनरी भी रखती हैं, छोटी मोटी जो चीजें होती हैं, ताकि बाय चांस अगर मेजर कोई ब्रेक डाउन हो जाए तो उस प्लांट एंड मशीनरी को यूज करके हम प्रोडक्शन अपनी चलाती रहे, प्रोडक्शन ना रुके। तो वो वाली जो प्लांट एंड मशीनरी यूज की फॉर इमरजेंसी या ब्रेक डाउन के लिए रखी होती है, उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन अलाउड है। इसके अंदर वो प्ली नहीं दे सकता है कि ये तो यूज ही नहीं हुई है, ये तो ऐसे ही पड़ी रही है, हमने सिर्फ इमरजेंसी के लिए खरीदी थी, सो दिस प्ली इज नॉट अलाउड। उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन अलाउड है। देन अगर कोई एसेट बिजनेस और पर्सनल के लिए दोनों के लिए यूज हो रहा है तो हमने प्रोपोर्शनेट करना है। जैसे हमने कार वगैरह के लिए किया है, कुछ पार्ट ऑफ द कार उसके लिए यूज होती है, पर्सनल के लिए कुछ उसमें बिजनेस के लिए, तो हम उतना परसेंटेज सिर्फ बिजनेस वाला लेते हैं। देन जिस साल में कोई एसेट बेचा जा रहा है उस साल में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की जाती है क्योंकि इस एज पर इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन जो है वो मंथ्स के हिसाब से नहीं कैलकुलेट की जाती। हमने सिर्फ 180 डेज से ज्यादा या 180 डेज से कम देखना है यूज ऑफ एसेट का। देन क्लेम ऑफ डेप्रिसिएशन ऑप्शनल नहीं है। कोई भी एसएससी के पास ये ऑप्शन नहीं है कि तुम मत क्लेम करो, कोई बात नहीं है, इट इज कंपल्सरी। जितने आपके पास एसेट्स हैं उसके ऊपर सारी की सारी आप डेप्रिसिएशन क्लेम करनी है आपको एज पर द इनकम टैक्स रेट्स, नॉट एज पर द रेट्स ऑफ द कंपनीज एक्ट। देन ये वैसे इरेलीवेंट पॉइंट है, आज की डेट में नहीं है ये। कार मैन्युफैक्चर्ड अगर इनसाइड आउटसाइड इंडिया है, इंपोर्ट किया गया है इंडिया में आफ्टर 28 फरवरी 1975 टू 1 अप्रैल 2011 में 2001 सॉरी, डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज होती है इसके ऊपर अगर वो रनिंग ऑन हायर बेसिस पे यूज हो रहे हैं तो। देन मोटर टैक्सीज या लॉरीज या ट्रक्स अगर यूज किए गए हैं फॉर, उनको आगे हायर किया गया है या लेट आउट किया गया है फॉर रनिंग, तो उसके ऊपर 40% डेप्रिसिएशन अलाउड है। नेक्स्ट इज अमेलगमेशन। अमेलगमेट अगर दो कंपनीज अमेलगमेट हो जाती हैं तो उनके ऊपर जो एसेट्स हैं उनके पास, वो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो मर्ज्ड कंपनी है वो कैसे क्लेम करेगी, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द डेज विच इज यूज्ड बाय द प्रीडेसर एंड द सक्सेसर कंपनी। जितने डेज पहले वाली कंपनी ने यूज किया है और जितने डेज जो अमेलगमेट होकर कंपनी फॉर्म हुई है उसमें यूज किया है, प्रोपोर्शनेटली उसके अंदर वो डेप्रिसिएशन डिवाइड कर दी जाती है। देन 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन है। फर्स्ट इज ब्लॉक ऑफ एसेट्स। आज की डेट में इंडिविजुअल एसेट्स के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करता है, एसेट्स के ब्लॉक बनाए जाते हैं। मतलब जैसे प्लांट एंड मशीनरी का, प्लांट एंड मशीनरी के अंदर बहुत सारे एसेट्स आते हैं उसमें, और सभी पे अलग अलग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो हम क्या करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी वो वाली जिसके ऊपर 15% डेप्रिसिएशन चार्ज होती है उसको इकट्ठा कर लेंगे और उसको उसके ऊपर 15% अलग से मतलब चार्ज करके डेप्रिसिएशन दिखा देंगे। सिमिलरली और कोई फर्नीचर है या बिल्डिंग है जो 10%, जैसे ऑफिस बिल्डिंग जो है वो 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन में आती है, अदर देन ऑफिस बिल्डिंग जो है वो 5% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन में आती है। तो हम जो 5% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वाली बिल्डिंग है उसका ब्लॉक बना लेंगे और उसके ऊपर इकट्ठा डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। आजकल इंडिविजुअल एसेट्स पे कोई भी चार्ज नहीं करता है डेप्रिसिएशन। देन इज एक्चुअल कॉस्ट बेसिस। ये पावर सेक्टर की जो अंडरटेकिंग्स हैं उसके ऊपर ये वाला एप्लीकेबल है, उसके ऊपर एक्चुअल कॉस्ट बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है ओनली फॉर पावर सेक्टर अंडरटेकिंग्स। देन रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ये बिल्कुल मतलब फॉलो किया जाता है। ब्लॉक ऑफ एसेट्स और रिटन डाउन वैल्यू को क्लब करके इकट्ठा फॉलो किया जाता है। क्या होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड में, जितनी आपने कॉस्ट खरीदी है प्लस अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई परचेजेस है माइनस ड्यूरिंग द ईयर कोई सेल है, वो आपकी वैल्यू आ गई, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, वो रिटन डाउन वैल्यू होगी और अगले सालों में भी ऐसे ही चार्ज होगा। देन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट हम कैसे निकालेंगे, हमने कॉस्ट के
के अंदर क्या क्या इंक्लूड करना है। वो जो अमाउंट पे किया गया है टू बाय द एसेट वो तो है ही है। उसके बाद कोई इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस हैं, वो कोई ट्रैवलिंग, कोई फ्रेट, कोई इंश्योरेंस एक्सपेंसेस हैं उस एसेट को लाने के लिए, वो ऐड करोगे आप। सैलरीज एक्सेट्रा पेड प्रायर टू द यूज, जैसे वेजेस पेड टू लेबरर्स फॉर लोडिंग एंड लोडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट, इस तरह की कोई भी आपने पे की है, वो उस एसेट का अभी यूज नहीं हुआ होना चाहिए, मतलब उसको लाया ही गया, अभी इंस्टॉलेशन के पार्ट है ये सारा कुछ, वो भी ऐड होगा कॉस्ट ऑफ एसेट में। और अगर उस एसेट को खरीदने के लिए कोई लोन लिया हुआ है और उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है बिफोर दैट एसेट इज पुट टू यूज, उस टाइम से पहले का जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उसकी कॉस्ट में ऐड होगा, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं माना जाता है। ये हमने ऐसा एक क्वेश्चन भी किया था प्रीवियस चैप्टर में कि इंटरेस्ट on loan to purchase the asset before the asset is put to use is always capitalized। माइनस करते हैं हम इस कॉस्ट में से, अगर उस एसेट को परचेज करने से या परचेज करके हमें कोई सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट से, तो वो हम माइनस कर देते हैं, तो हमारा वैल्यू या कॉस्ट ऑफ एसेट एक्चुअली जो परचेज्ड है वो आता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराती हूँ मैं, फिर आगे चलते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 1 है पेज 2.115 पे। मिस्टर आर रेड्डी एक्वायर्ड प्लांट एंड मशीनरी फॉर 10 करोड़ ऑन 1 नवंबर 2016। अब 1 नवंबर को खरीदा है और हमारे को तो इस साल में निकालना है, ओके ठीक है, तो हमें पूरे साल का ही निकालना पड़ेगा। डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ द एसेट फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन वाज 24 लाख। He has taken a loan of 5 crores from ICICI. Details of interest charged was as follows। तो हमें पूरे जितने जितने सालों का इंटरेस्ट पे किया उसने वो सारे दिए हुए हैं। और द यूनिट कमेंस्ड प्रोडक्शन फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। इसका मतलब ये जो एसेट यूज हो रहा है ये भी 1 अप्रैल 2019 से यूज होना शुरू हुआ। तो इस पीरियड से पहले का जो इंटरेस्ट है अप टू 31 मार्च 2019 वो हम कैपिटलाइज करेंगे। तो हमारे को कॉस्ट निकालनी है इस एसेट की डिप्रिसिएशन निकालने के लिए। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम? टोटल कॉस्ट कितनी है, कितनी पे करी है उस एसेट को खरीदने के लिए? 10 करोड़ है। ये कॉस्ट हो गई, उसमें प्लस कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन आ जाएगी, वो हमें दिया हुआ है 24 लाख का। ओके, अभी और भी चीजें ऐड करनी है। देन प्लस इंटरेस्ट अप टू इंस्टॉलेशन, उसका 20 लाख प्लस 60 लाख प्लस 60 6 6 12 1 करोड़ 40 लाख हो जाएगा। $11,64,00,000 कॉस्ट ऑफ दैट एसेट हो जाएगा। तो हमने जो इंटरेस्ट है बिफोर द एसेट इज पुट टू यूज उसको भी कैपिटलाइज करना है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस तो कैपिटलाइज करने ही होते हैं। नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन। पहले मैं एक पॉइंट बता दूं इसमें। नेक्स्ट है दूसरा मेथड, दूसरी एक और चीज है जिसके अंदर हम एसेट मतलब कॉस्ट कैसे डिटरमिन करते हैं। फर्स्ट इज एसेट अर्लियर यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। आपने एसेट खरीदा था उसको साइंटिफिक रिसर्च में इस्तेमाल करने के लिए, बाद में उसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर लिया है। तो जब बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू या उसकी कॉस्ट कैसे डिटरमिन करेंगे हम? जो एक्चुअल कॉस्ट है उस एसेट की माइनस अभी तक कितनी डिडक्शन क्लेम करी है टू यूज दैट एसेट इन द फॉर साइंटिफिक रिसर्च, वो माइनस करके जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एसेट। और उसके आगे फिर सेम मेथड रिटन डाउन वैल्यू मेथड से हम करेंगे, क्योंकि अलग अलग एसेट्स जो है साइंटिफिक रिसर्च के लिए उसके ऊपर अलग अलग टाइप की डिडक्शंस हमें मिलती हैं। नेक्स्ट इज अगर किसी ने कोई एसेट गिफ्ट में इनहेरिट किया है, जैसे फादर ने गिफ्ट कर दिया
अपने बेटे को कोई भी एसेट या उसकी कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, कॉस्ट माइनस द डेप्रिसिएशन क्लेम्ड सो फार, अभी तक फादर ने जितनी डेप्रिसिएशन क्लेम करी थी वो माइनस करके जो वैल्यू है वो उस वैल्यू पे सन ने टेक ओवर किया, तो सन के लिए वो कॉस्ट मानी जाएगी उस एसेट के लिए। उससे रिलेटेड आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। मिस्टर देव अरोड़ा रिसीव्ड अ बिल्डिंग एज अ गिफ्ट फ्रॉम हिज फादर ऑन 1st April 2019. Building was used by his father on his own business. It was acquired by his father for 5 lakh and its fair market value on 1st April 2019 was 6 lakh. Father had claimed depreciation of 2 lakh 60. Determine the cost of building to Mr. Dev. तो हमने इस क्वेश्चन में फेयर मार्केट वैल्यू का कुछ नहीं करना है, जितने वैल्यू पे फादर ने एसेट एक्वायर किया था 5 लाख का माइनस जितनी उसने डेप्रिसिएशन क्लेम किया 2 लाख 60 की, तो कॉस्ट टू मिस्टर देव अरोड़ा विल बी 2,40,000 रुपीज। नेक्स्ट है, अगर कोई पर्सन एसेट अपनी ट्रांसफर करता है टू रिड्यूस हिज टैक्स, ठीक है, ओनली पर्पस टू ट्रांसफर द एसेट टू एनीबडी एल्स, अपने भी किसी नोन में ट्रांसफर कर देता है, तो उसकी कॉस्ट क्या है वो असेसिंग ऑफिसर अपने आप डिटरमिन करेगा अपनी एक्सपीरियंस से कि कितनी उसकी कॉस्ट डिटरमिन होनी चाहिए। देन एसेट रिक्वायर्ड, कई बार लोग क्या चालाकी करते हैं कि एसेट को बेच देते हैं और फिर उसको दोबारा खरीद लेते हैं एट अ हायर प्राइस, ठीक है। उससे क्या फायदा होगा कि हायर प्राइस से खरीदा है तो ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज होगी पीएनएल में, तो कम प्रॉफिट आ गया, कम प्रॉफिट आ गया तो कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अगर असेसिंग ऑफिसर को ये पता चलता है कि उसने एसेट बेचा और सेम एसेट को हायर प्राइस पे खरीद लिया, तो कैसे निकालेंगे हम उसकी कॉस्ट उस पर्सन के लिए, जो एक्चुअल कॉस्ट है माइनस डेप्रिसिएशन, जो मतलब कि रिटन डाउन वैल्यू अभी तक जब तक उसने बेचा वो कितनी है, और द एक्चुअल प्राइस एट विच इट इज रीएक्वायर्ड, दोनों में से जो लेस है उसके ऊपर ही डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी। तो इससे रिलेटेड आपकी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, मिस्टर गुप्ता हु इज रनिंग अ फैक्ट्री सिंस 2011 purchased a machine on 30th November for 2 lakhs and spent 24,000 on installation. It was used for his own business till 1st May 2019, on which date it sold it for 1,20,000. He repurchased it on 1st October. उसी साल में अक्टूबर में खरीद लिया 3,20,000 का। डिटरमिन द एक्चुअल कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन एडमिसिबल फॉर द ईयर 31st March 2020। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें 15% दिया हुआ। तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट जो खरीदी थी, कब खरीदी है उसने, 30th नवंबर को 2 लाख थी, उसमें इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ऐड करके टोटल कॉस्ट उसकी हो जाएगी 2,24,000। उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आधे साल की लगेगी क्योंकि नवंबर में खरीदी है, तो लेस देन 180 डेज के लिए हो जाएगी। तो आधे साल की डेप्रिसिएशन 16,800 आ गई, प्लस एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% प्लांट एंड मशीनरी पे लगती है, वो भी आधे साल के लिए हो जाएगी 22,400। ये दोनों माइनस करके उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1st April आ जाएगी 1,84,800। तो हमने रिटर्न डाउन वैल्यू और द एक्चुअल कॉस्ट एट विच इट इज एक्वायर्ड, अब एक्चुअल कॉस्ट उसने कितने पे खरीदी है, वो नई वही वाली एसेट दोबारा 3,20,000 में, तो दोनों में से कम कौन सी है, 1,84,000, उसी को कॉस्ट कंसिडर करेंगे और उसी के ऊपर 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करके 27,720 करेंगे, तो रिटर्न डाउन वैल्यू अगले साल के लिए 1,57,080 आ जाएगी। तो ये 3,20,000 पे अगर 15% निकालते तो ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन ज्यादा होती, तो उसका प्रॉफिट कम हो जाता और कम टैक्स जाता। तो ये चीजों को अवॉइड करने के लिए इनकम टैक्स ने ये रूल बनाए हुए हैं। देन छोटे छोटे से और पॉइंट्स हैं, 1 2 2 3, वो बता के खत्म करती हूँ इस क्लास में। एसेट ट्रांसफर्ड बाय होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी अगर सब्सिडरी कंपनी को एसेट कोई ट्रांसफर करती है तो सब्सिडरी कंपनी के लिए क्या कॉस्ट होगी, वही कॉस्ट होगी जो होल्डिंग कंपनी का ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर उसके पास क्या रिटर्न डाउन वैल्यू थी, वही उसकी सब्सिडरी कंपनी के लिए हो जाएगी कॉस्ट। देन ऑन पार्टीशन, अगर पार्टीशन ऑफ एचयूएफ में कोई एसेट ट्रांसफर किया जाता है किसी भी मेंबर को, को पार्टनर्स को एचयूएफ के, तो उसमें उनको क्या कॉस्ट ऑफ एसेट उनके लिए कॉस्ट ऑफ एसेट क्या मानी जाएगी, कॉस्ट ऑफ ऑन द डेट ऑफ पार्टीशन एचयूएफ के लिए क्या कॉस्ट थी उस एसेट की, वही कॉस्ट उस मेंबर को मानी जाएगी। देन एसेट हेल्ड बाय नॉन रेजिडेंट,
ब्रॉड टू इंडिया, अगर किसी नॉन रेजिडेंट के पास कोई एसेट है वो इंडिया लेकर आता है, जैसे कार्स की एग्जांपल है, उसके पास कोई इंपोर्टेड कार है, इंडिया आता है, वो कार गाड़ी लेकर आता है, तो उसके लिए कॉस्ट क्या होगी, यहाँ पर जो एक्चुअल कॉस्ट है उस एसेट की माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट विच इज चार्जेबल इन इंडिया टिल द टाइम, फ्रॉम द टाइम एक्चुअली जब से वो एसेट खरीदा है, तो तब से लेकर अभी तक जब वो इंडिया लेकर आया उसकी कितनी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है इंडियन रेट्स के हिसाब से, वो माइनस करके जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ द एसेट फॉर द असेसी। अब एक इलस्ट्रेशन और करा देती हूं मैं। रिटन डाउन इलस्ट्रेशन 3 है। रिटन डाउन वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ प्लांट एंड मशीनरी हमारी 5,95,000 दी हुई है। ड्यूरिंग द ईयर न्यू आइटम कॉस्टिंग 1,50,000 वॉज एक्वायर्ड इन मे एंड एन आइटम वॉज सोल्ड फॉर ऑन 15 सितंबर फॉर 79,000। मैंने बोला था जिस साल में एसेट बेचा जाता है उसके ऊपर कोई डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं की जाएगी, तो हमें रिटन डाउन वैल्यू निकालनी है इस ब्लॉक ऑफ एसेट की जिसका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 15% है। तो सबसे पहले ओरिजिनली रिटन डाउन वैल्यू 1/4/2019 को कितनी थी, 5,95,000। इसमें से जो सेल हुई है वो माइनस कर देंगे, इसी साल में सेल हुई है वो माइनस कर दिया, और नई मशीनरी या नया एसेट जो खरीदा है इस ब्लॉक के लिए वो ऐड कर दिया। वो मई में खरीदा है तो उसके ऊपर पूरे साल की डिप्रिसिएशन लगेगी। ये जो वैल्यू आई है 6,66,000, इसके ऊपर हमने 15% डिप्रिसिएशन चार्ज करनी है पूरे साल के लिए, और जो एडिशनल डिप्रिसिएशन वो सिर्फ 1,50,000 पे अगेन पूरे साल के लिए होगी क्योंकि मई में खरीदी है। तो ये दोनों माइनस करके रिटन डाउन वैल्यू हमारी एसेट की आ जाएगी। जनरली जो भी एसेट है वो रिटन डाउन वैल्यू मेथड जो मैंने बताया है उसको इस मेथड से हमने करना है। पहले रिटन डाउन वैल्यू इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर माइनस सेल प्लस परचेजेस, जो वैल्यू आती है उसके ऊपर हमने डिप्रिसिएशन चार्ज करनी है, प्लस जो नई खरीदी है उसके ऊपर 20% डिप्रिसिएशन अगर वो प्लांट एंड मशीनरी है तो, और किसी एसेट के लिए एडिशनल डिप्रिसिएशन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं। कल मैं थोड़ी सी प्रोविजंस और हैं वो करके और फिर ये इसके क्विकली सम्स करेंगे फुल फ्लैश क्या है डिप्रिसिएशन की। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, जैसे आपका ये इंटरेस्ट ऑन लोन अप टू टिल द टाइम एसेट इज पुट टू यूज, ये आपके फुल फ्लैश बिजनेस इनकम के क्वेश्चन में एक छोटा सा पॉइंट ये आ जाता है। एक इलस्ट्रेशन ही मैंने ऐसी शायद करवाई थी जिसके अंदर ये यूज हो रहा था पॉइंट, तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। इसके ऊपर ऐसा फुल फ्लैश क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इसका कोई पार्ट आपके फुल फ्लैश बिजनेस इनकम के उसमें आ जाता है। ठीक है, सो वील कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।